आज से बिल्कुल दिल्ली सल्तनत की हम शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत कुल 5 राजवंश देखने को मिलते हैं। शुरुआत करेंगे प्रश्नों से, सारी की सारी बातें उसमें डिस्कस होती चली जाएंगी। पहला प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस एक राजवंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? 4 ऑप्शन है आपके आगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश। उम्मीद करता हूं आप सारे लोगों को इस बात की जानकारी तो बहुत ही अच्छे से होगी, लेकिन हमारे इस संस्था में जो एक खास तरीके से अध्यापन कराया जाता है वो है एक सामान्य सा प्रश्न लीजिए और उस पे इतना ज्यादा डिस्कस करते चले जाइए कि कोई भी प्रश्न छूटे ही नहीं और उसका विश्लेषण इतना अच्छा हो कि जो भी संभावित हो सकता है वो सारा कुछ हम कवर करते चले जाएं। तो दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? तो आप सारे लोगों को जानकारी होगी कि तुगलक वंश ही था दिल्ली सल्तनत में जिसने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया हुआ था। अब थोड़ा सा हम अगर बात कर ले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो भी 5 राजवंश देखने को मिलते हैं, ध्यान देंगे बिल्कुल। अब थोड़ा सा जो रेगुलर बैच से नहीं जुड़े हुए हैं वो निश्चित रूप से इन सारी की सारी चीजों को नोट करेंगे और जो रेगुलर बैच वाले स्टूडेंट हैं वो सीधे सीधे देखेंगे और सुनते चले जाएंगे ताकि एक बढ़िया सा रिवीजन उनका होता चला जाए। ध्यान देंगे, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है और दिल्ली सल्तनत में आप सारे लोगों को पता है कुल 5 राजवंश देखने को मिलते हैं। कौन कौन से भाई? तो दिल्ली सल्तनत में जो 5 राजवंश देखने को मिलते हैं, सबसे पहले आप जानते हैं दास वंश या गुलाम वंश, या इन्हें ही कहा जाता है आरंभिक तुर्क सुल्तान, या इन्हें ही कहा जाता है ममलूक वंश। ये सारी बातें आपको जानकारी होंगी, आप काफी दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं। एक जो दूसरा राजवंश है वो है खिलजी वंश इसके बाद, और खिलजी वंश के बाद जो तीसरा राजवंश है वो है तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद अगला जो राजवंश आएगा सैयद वंश आएगा, और सैयद वंश के बाद जो 5वां और अंतिम राजवंश आएगा वो आएगा लोदी वंश। कौन सा भाई? लोदी वंश। अब ध्यान देना है कि गुलाम वंश की जो शुरुआत हो रही है कब हो रही है? जब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक शासन अपना आरंभ करता है। 1206 से लेकर के 1290 तक का समयकाल गुलाम वंश के शासनकाल का समय रहा है, जबकि 1290 से लेकर के 1320 तक का जो समयकाल है खिलजियों का शासन रहा है, जबकि तुगलक वंश का शासन 1320 से शुरू होकर के 1414 तक जाता है, जबकि सैयद वंश का शासन सिर्फ और सिर्फ 37 वर्ष का 1414 से लेकर के 1451 तक जाता है, जबकि लोदी वंश का शासन 1451 से लेकर के 1526 तक जाता है। तो आपके सामने ये सारा का सारा वर्ष लिखा हुआ है। अब इसमें समझने की बात ये है कि ये लगभग कितना वर्ष हो गया भाई? तो ये कुल हो गया 84 वर्ष। कितना भाई? 84 वर्ष हो गया। 1290 से 1320 अर्थात 30 वर्ष हो गया। 1320 से 1414 अर्थात लगभग 94 वर्ष हो गया। 1414 से 1451 अर्थात 37 वर्ष हो गया, और 1451 से 1526 अर्थात कितना हो गया? लगभग 75 वर्ष हो गया। तो आप सारे लोग इस बात को बढ़िया से समझ सकते हैं कि यहां पे 84, यहां पे 30, यहां पे 94, यहां पे 37 और 75 अर्थात सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला जो राजवंश था वो था दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश, और सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो राजवंश था सिर्फ और सिर्फ 30 वर्ष सबसे कम सर्वाधिक कम समय तक शासन किया था खिलजियों ने। अब एक बात और कि इस बार मेरा अनुमान है कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश एक प्रश्न ये जरूर पूछेगा, दिल्ली सल्तनत हो या कोई भी राजवंश हो, क्रोनोलॉजी को लेकर के आमतौर पे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार भी आयोग के द्वारा प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो ध्यान
ध्यान देंगे थोड़ा सा, हम थोड़ा सा विभिन्न शासकों के विषय में भी थोड़ा सा बात करेंगे। अगर आपको गुलाम वंश की बात किया जाए तो आप सारे लोगों को पता है कि गुलाम वंश में कौन कौन से शासक आते हैं। तो गुलाम वंश में शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से। जो लोग रेगुलर बैच से नहीं है, निश्चित रूप से वो सारी की सारी चीजों को नोट करते जाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की शुरुआत होती है 1206 से और ये जाता है 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला नाम आता है आराम शाह का। किसका भाई? आराम शाह का। 1210-11 इसका समय काल रहा है। आराम शाह के बाद अगला नाम आता है इल्तुतमिश का और इल्तुतमिश की शुरुआत होती है 1211 में और इसका अंत होता है 1236 में। इल्तुतमिश के बाद अगला नाम आता है रुकनुद्दीन फिरोज का और रुकनुद्दीन फिरोज का समय शुरू होता है 1236 में। शुरू हुआ नहीं कि खत्म भी हो गया। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद अगला नाम आएगा रजिया सुल्ताना का और रजिया का जो समय शुरू होता है 1236 में, कहां तक जाता है? 1240 तक जाता है। रजिया के बाद अगला नाम आएगा बहराम शाह का और बहराम शाह का समय शुरू होता है 1240 से लेकर के 1242 तक। बहराम शाह के बाद अगला समय काल आएगा अलाउद्दीन मसूद शाह का। अलाउद्दीन मसूद शाह का और अलाउद्दीन मसूद शाह का जो समय काल है 1242 से लेकर के कब तक भाई? 1246 तक। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद अगला नाम जो आएगा नासिरुद्दीन महमूद का आएगा। नासिरुद्दीन महमूद का आएगा 1246 से लेकर के 1265 तक आएगा। नासिरुद्दीन महमूद के बाद अब बलबनी शासन की शुरुआत होती है। इसके बाद अगला शासक होता है बलबन, गियासुद्दीन बलबन। वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन की शुरुआत होती है 1265 में और कब तक जाता है? 1265 तक, 86 तक जाता है। बलबन के बाद कैकुबाद का समय आता है। कैकुबाद का समय शुरू होता है 1286 में, 1290 तक जाते हैं और लास्ट में आएगा कैयुमर्स और 1290 में गुलाम वंश का अंत हो जाता है। और गुलाम वंश के बाद अगला जो शासन शुरू होता है वो खिलजियों का शासन शुरू होता है। और खिलजी वंश में कौन कौन से राजा आते हैं भाई? खिलजी वंश में पहला नाम आएगा जलालुद्दीन खिलजी का। कौन सा भाई? जलालुद्दीन खिलजी का। हम सारे टीचर्स की एक खासियत है कि जब बैच में पढ़ाते हैं तो इत्मीनान से टाइम लेते हैं और धीरे धीरे शुरुआत करते हुए पूरा का पूरा फाइनल टच देते हैं। उसमें कोई भी चीज छूटने वाली संभव ही नहीं हो सकती है। और जब प्रश्नोत्तर के माध्यम से रिवीजन करते हैं तो इस संस्था की ये काबिलियत है, ये खासियत है कि 5 प्रश्न लेकर के आया, पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश। 10 दिन का टाइम दिया, पूरा मेडिवल फिनिश। 10 दिन का टाइम दिया, पूरा फिजिक्स फिनिश। 15 दिन का टाइम दिया, पूरा इकोनॉमी फिनिश। अर्थात प्रश्नों के माध्यम से कितनी जल्दी आपका पूरा रिवीजन कराया जा सकता है, ये इस संस्था की काबिलियत है। और यही एक ऐसी काबिलियत है जो कि अन्य जगहों से इस संस्था को श्रेष्ठ बनाती है। और यह संस्था सर्वश्रेष्ठ कब हो जाती है? जब इस काबिलियत में एक ईमानदारी का गुण जुड़ जाता है। इसका मतलब ईमानदारी और क्वालिटी जब किसी संस्था में जुड़ जाते हैं तो वो संस्था आपके सहयोग से सर्वश्रेष्ठ की स्थिति में पहुंच जाती है। तो वैसे ही आगे बात करेंगे। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी की बात हो रही है और जलालुद्दीन खिलजी का समय शुरू हो रहा है 1290 से लेकर के 1296 तक। जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी की बात होती है और अलाउद्दीन खिलजी का समय शुरू होता है 1296 से लेकर के 1316 तक। जलालुद्दीन के बाद अगला नाम आएगा सिहाबुद्दीन उमर का। कौन सा भाई? सिहाबुद्दीन उमर का। और सिहाबुद्दीन उमर 1316 में शुरू होते हैं और बहुत जल्दी ही निपट जाते हैं। और सिहाबुद्दीन उमर के बाद अगला नाम आएगा मुबारक शाह खिलजी। कौन सा भाई? मुबारक शाह खिलजी। और 1316 में इनकी शुरुआत होगी। कब तक जाएंगे ये? 1320 तक जाएंगे। अब कभी आपसे पूछ लिया जाए कि
खिलजी वंश में कुल कितने शासक हुए हैं? तो कुल 4 सुल्तान देखने को मिलते हैं। समय किसी ने ज्यादा लिया शासन में, किसी ने कम लिया, महत्वपूर्ण वो नहीं है। राज्याभिषेक कितना हो गया, महत्वपूर्ण ये है। इसी प्रकार आप यहां भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने गुलाम वंश में शासक हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 शासक हुए हैं। कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हमें तो जब प्रश्नोत्तर के माध्यम से इतना कुछ पढ़ ही रहे हैं तो कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, और खिलजी वंश के बाद बात करेंगे तुगलक वंश की। बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। तुगलक वंश में कौन कौन से शासक आते हैं? तो तुगलक वंश में शुरुआत होती है गयासुद्दीन तुगलक से। भारत में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहर निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। कब से कब तक इसकी शुरुआत होती है? तो इसकी शुरुआत होती है 1320 में। कब तक रहता भाई? 1326 तक रहता है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगला नाम आएगा मुहम्मद बिन तुगलक का, प्यार से पगला कहीं का, अर्थात पागल शासक, अर्थात एमबीटी। और एमबीटी का समय शुरू होता है 1326 में। कहां तक जाता है? 1351 तक जाता है। मुहम्मद बिन तुगलक के बाद नाम आएगा फिरोज शाह तुगलक का। लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण इन्हें दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। कभी भी प्रश्न बन जाएगा। फिरोज शाह तुगलक का समय काल शुरू हो रहा है 1351 में भाई, और जा रहा है 1388 तक जा रहा है। अब समस्या ये होती है, यहां तक तो लोगों को याद रहता है, मान ले तुगलक काल के ही शासकों का क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए प्रश्न पूछ लिया जाए, और ये तो आपको पता होता है। इसके बाद और भी लोग होते हैं 4 5 6 जो भी, अगर उनके बारे में याद नहीं है तो निश्चित रूप से समस्या पैदा होती है। फिरोज शाह तुगलक का जो एक तीसरा पुत्र था जिसका नाम था मुहम्मद खां, वो अगला सुल्तान घोषित होता है। राज्याभिषेक हुआ। कब की बात है? 1388 की बात है। लेकिन कुछ ही दिन रहा, इसको भगा दिया गया दिल्ली से। और मुहम्मद खां के बाद अगला जो शासक बनता है वो बनता है तुगलक शाह द्वितीय। कौन भाई? तुगलक शाह द्वितीय अगला सुल्तान बनता है। कब की बात है? 1388-89 की बात है। आए और गए पता भी नहीं चल रहा है भाई। अर्थात जब शासन में एक कंटिन्यूटी रहती है, शासन में एक ही सरकार काफी वर्षों तक रहती है, शासन में कोई एक ही शासक अगर वर्षों तक रहता है तो निश्चित रूप से उसकी इच्छा होती होगी कि हम अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ न कुछ काम करते चले जाएं। जब पहले से ही पता है भैया कि कठपुतली शासक के रूप में हमें बनाया गया है और कभी भी गद्दी से उतार दिया जाएगा, तो भैया ऐसे बैठे रहिए। जैसे बहुत सारे लोग, अब समझ में नहीं आता है कि समय निकल गया खंड शिक्षा अधिकारी की अब परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाया, तो बहुत सारे लोग तो खुशी का इजहार करते होंगे, बिल्कुल जोश खरोश में होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे चेहरा लटकाए होंगे कि इस बार नहीं हो पाया तैयारी अच्छे से, अगले बार कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो भैया 13 वर्ष बाद आया है। कितने भाई? 13 वर्ष बाद आया है। 13 साल बाद तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो पेपर देने के लिए तैयार रहेगी। अभी भी कह रहा हूं कि इतना समय पर्याप्त है कि आप अभी भी अगर कमर कस ले तो 1 महीना, लगभग 20 दिन 25 दिन का समय है, और ये बहुत ही पर्याप्त समय होता है। जनवरी से कक्षाओं की अलग अलग जगहों पे शुरुआत हुई, और ये पता था कि 22 मार्च को पेपर होना है। लगभग देखा जाए तो 2.5 महीने का समय था, और आज भी देखा जाए तो लगभग 50-55 दिन का समय है, और वो थोड़ा भी कम नहीं होता है। तो मेरे सारे स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान दे करके समझ ले कि अगर किसी का उत्साह ढीला पड़ रहा है, ठंडा पड़ रहा है, तो उठो, जागो और अपने लक्ष्य को याद करो। अभी भी इतना समय है, इतना ज्यादा पढ़ा हुआ है कि रिजल्ट आ सकता है। अगर जोश वो बढ़ गया तो रिजल्ट पक्का आएगा। तो बात हो रही थी तुगलक शाह की। तुगलक वंश में 1388-89 की बात थी। इसके बाद अगला जो नाम आएगा वो नाम आएगा अबू बकर का। किसका भाई? अबू बकर भी इस राजवंश में एक शासक बनता है।
नब्बे की बात है। अबू बकर के बाद अगला जो नाम आएगा, अबू बकर के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद का नाम आएगा। नासिरुद्दीन मोहम्मद का समय शुरू होता है 1390 से 1394। कौन सा भाई? नासिरुद्दीन मोहम्मद का समय शुरू हो रहा है 1390 से 94। और नासिरुद्दीन मोहम्मद के बाद एक नाम आएगा हुमायूं, एक शासक बनता है जिसे अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन सिकंदर शाह के भी नाम से जाना जाता है। और 1394 में ये शासक बनते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं। और इस वंश का, तुगलक वंश का जो अंतिम सुल्तान हुआ वो हुआ नासिरुद्दीन महमूद। कौन भाई? नासिरुद्दीन महमूद इस वंश का अंतिम शासक था। और इसकी शुरुआत होती है 1394 में और अंत होता है 1412 में। तो तुगलक वंश में कुल कितने शासक हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 शासक हो रहे हैं। कंफ्यूजन थोड़ा सा भी रहेगा तो इसको संशोधित कर लेंगे, 8 नहीं 9 कुल शासक हो रहे हैं। नासिरुद्दीन महमूद ये इस वंश का अंतिम सुल्तान है, नासिरुद्दीन महमूद। अगर बात कर लेंगे थोड़ा सा और सैयद वंश में, तो सैयद वंश में कुल कितने शासक देखने को मिलते हैं? सैयद वंश में कुल 4 शासक देखने को मिलते हैं। कौन है पहला भाई? खिज्र खां सैयद। कौन भाई? खिज्र खां सैयद इस वंश का पहला शासक था। कब से कब तक? 1414 में इसकी शुरुआत होती है, 1421 तक जाता है। खिज्र खां के बाद अगला नाम आएगा मुबारक शाह का। इन सारे पे हम डिस्कस करेंगे आगे, जैसे जैसे ये क्लास बढ़ेगी इन सारे लोगों पे हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। मुबारक शाह की शुरुआत होती है 1421 में और कब तक जाती है? 1434 तक जाती है। मुबारक शाह के बाद अगला नाम आएगा मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह का समय शुरू होता है 1434 में और ये जाता है 1445 तक। और लास्ट में नाम आएगा अलाउद्दीन आलम शाह। कौन भाई? अलाउद्दीन आलम शाह का नाम आएगा। 1445 से लेकर के 1451 तक जाता है। तो सैयद वंश में कुल कितने शासक हुए भाई? 4 शासक हुए। सैयद वंश के बाद अगला नाम आएगा किसका? सैयद वंश के बाद लास्ट में नाम आएगा लोदियों का, अर्थात लोदी वंश का नाम आएगा। और दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहला गुलाम वंश हो गया, तो 5वां कौन सा हुआ? लोदियों का शासन हुआ, अर्थात लोदी वंश 5वां हुआ। इसमें जो पहला शासक होगा बहलोल लोदी होगा। कौन भाई? बहलोल लोदी। और इसकी शुरुआत जो हो रही है, इसकी शुरुआत हो रही है 1451 से 89 तक। बहलोल लोदी के बाद अगला नाम आएगा सिकंदर लोदी का। और सिकंदर लोदी का समय शुरू हो रहा है 1489 से लेकर के 1517 तक। और सिकंदर लोदी के बाद लास्ट अंतिम नाम इब्राहिम लोदी का आएगा। और 1517 से लेकर के 1526 तक। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। न सिर्फ लोदी वंश का अंत हुआ, पतन हुआ, बल्कि दिल्ली सल्तनत का भी समापन हो गया। और दिल्ली सल्तनत के स्थान पे अब मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा हो जाएगी। तो आपका प्रश्न था कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? बहुत ही आसान हो गया होगा आपके लिए। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश। क्यों भाई? आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे बात करेंगे। दूसरा प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? क्या ये आराम शाह है, मोहम्मद गोरी है, इल्तुतमिश है या कुतुबुद्दीन ऐबक है? बताएंगे जरा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था भाई? दूसरा प्रश्न है आज के लिए। आप सारे लोगों को जानकारी होगी कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश था गुलाम वंश और गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का, जी, गुलाम वंश का संस्थापक के तौर पे जाना जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में, बिल्कुल सही है भाई, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आपके उत्तर भी बहुत फटाफट चले आ रहे हैं। संतोष जी, आशा, उत्तम,
बहुत सारे लोग हैं, इतनी तेजी से चल रहा है, नाम पढ़ पाना आसान नहीं है। थोड़ा सा अब कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में भी बात करते हैं भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐसे ही बारी बारी सबके विषय में बात करते हुए बहुत ही आसान हो जाएगा। इससे अच्छा रिवीजन करने का कोई तरीका नहीं होता है। जो डिटेल में पढ़ना होता है वो रेगुलर बैच में और बहुत टाइम के साथ पढ़ने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब रिवीजन कर रहे होते हैं तो आपने भी अपने नोट्स बनाए होंगे क्या? जितना टाइम देते हैं पहली बार पढ़ने में उतना ही टाइम रिवीजन में नहीं। रिवीजन फटाफट किया जाता है और उस रिवीजन से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और अगर थोड़ा सा प्रश्नों पे चर्चा कर ली जाती है तो कॉन्फिडेंस आपका दुगुना हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में बात करते हैं। कब से कब तक शासक रहा? 1206 से 1210 तक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में पढ़ने के पहले थोड़ा सा यह जानने की जरूरत है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई 1206 मार्च का महीना था, दमयक नामक स्थान पे। उसके बाद क्या हुआ तो थोड़ा सा कहानी सुनेंगे। मोहम्मद गोरी के कुछ विश्वसनीय गुलाम सरदार थे, जिनमें एक नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, दूसरा नाम आता है कुबाचा और तीसरा नाम आता है यल्दौज। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और यल्दौज, थोड़ा सा देख लेंगे इसको जरा, ये भी एक आपका रिवीजन हो जाए। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद इतिहास क्या कहता है? इसके 3 विश्वसनीय गुलाम सरदार रहे हैं। एक नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा कुबाचा और तीसरा जो आएगा यल्दौज आएगा। यल्दौज को जो क्षेत्र मिला अपने कुछ विश्वसनीय सरदारों के माध्यम से, वो क्षेत्र मिला गजनी का, और कुबाचा को सिंध वाला क्षेत्र प्राप्त हुआ, और कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारतीय विजित जो क्षेत्र था उस पे शासन का अधिकार प्राप्त हुआ। ये कुल सीन बना। अब इसमें समझने की बात यह है एक और कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह तो इल्तुतमिश के साथ किया था, लेकिन एक और इतिहास ये बताता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी एक बहन का विवाह किसके साथ किया हुआ था? कुबाचा के साथ किया हुआ था। अर्थात मोहम्मद गोरी का जो पूरा का पूरा गौर गजनी से लेकर के बंगाल बिहार तक का क्षेत्र था वो अलग अलग भागों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें सिंध किसके कब्जे में आ गया, नियंत्रण में आ गया? कुबाचा के, गजनी और आसपास का क्षेत्र यल्दौज के, जबकि उत्तर भारतीय क्षेत्र किसके आ गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के आ जाता है। आपस में इन लोगों ने बहुत सारे युद्ध किए हुए थे, आपस में बहुत ज्यादा मनमुटाव नहीं था, और कुतुबुद्दीन ऐबक निश्चित रूप से बहुत ही न्यायप्रिय एक व्यक्ति के तौर पे जाना जाता है। ऐसा नहीं था कि इन लोगों में बहुत ज्यादा तकरार की आवश्यकता हो गई और आपस में ही लड़ करके एक दूसरे के क्षेत्र पे कब्जा करने का प्रयास, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बाद में चल करके इल्तुतमिश के समय इल्तुतमिश ने सोचा कि जब तक ये लोग रहेंगे ना तो दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य के रूप में जाना पहचाना नहीं जाएगा। इन लोगों से अर्थात गौर या गजनी से पूरी तरह से अपना संबंध विच्छेद कर लेना बहुत ही आवश्यक है। तो इल्तुतमिश के समय काल में कुबाचा या फिर यल्दौज के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई हुई, उस पर बाद में बात करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर के कुछ बात खास देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, पहले तो ये कि ये जो ऐबक शब्द जुड़ा हुआ है ये क्या है भाई? तो ऐबक नाम का एक कबीला था, तुर्कों का एक कबीला था जिससे यह संबंधित थे। अर्थात ऐबक जाति का तुर्क था, इस बात को ऐसे समझ ले कुतुबुद्दीन ऐबक, पहली बात। दूसरी बात, गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? एक प्रश्न। या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरी बात, इसे कुछ उपाधि भी प्राप्त थी, जैसे
इसे लाख बख्श कहा जाता था, लाखों का दान करने वाला। इसे पील बख्श भी कहा जाता था, हाथियों का दान करने वाला। इसे हातिम भी कहा जाता था, हातिम द्वितीय कहा जाता था। बहुत बड़े दानी हैं, जब लाखों का दान कर रहे हैं, हाथियों का दान कर रहे हैं, तो ऐसे में हातिम कहना स्वाभाविक है। हातिम द्वितीय भी इसे कहा जाता था। और इसके साथ साथ इन्हें कुरान ख्वां की भी उपाधि प्राप्त थी। कौन सी भाई? कुरान ख्वां की। 5 वक्त के नमाजी थे, विद्वान किस्म के थे, कुरान की लाइंस बहुत अच्छे से इन्हें पता थी। इस वजह से इस प्रकार की कुछ उपाधियां इनको देखने को मिलती हैं। अगली बात, कुतुबुद्दीन ऐबक को जब ये छोटे थे उम्र में, तो निशापुर एक स्थान, निशापुर का एक व्यक्ति था, व्यापारी, जिसका नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज। कौन भाई? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी भी प्रश्न संभावित रहेगा। फखरुद्दीन अब्दुल अजीज नाम का एक व्यापारी था, जिसने एक गुलाम के तौर पे इसे खरीदा था। और इन्हीं से ही गजनी में मोहम्मद गोरी ने ऐबक को खरीदा था। ये कुछ पहले की बात हो गई, शासक बनने के पहले की बात हुई। और इसके बाद जब ये 1206 में भारतीय क्षेत्र के स्वामी बनते हैं, तो अब वहां से शुरुआत करते हैं। 1206 से लेकर के 1208 तक इन्होंने किस रूप में शासन किया हुआ था, किस उपाधि के साथ? तो इन्होंने मलिक उपाधि के साथ या सिपह सालार उपाधि के साथ शासन किया हुआ था। जब 1210 में मोहम्मद गोरी के एक वंशज या उत्तराधिकारी या उसके भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने इसे गुलाम से स्वतंत्र कर दिया। जब मोहम्मद गोरी के एक भतीजे, उसके उत्तराधिकारी महमूद ने इसे स्वतंत्र कर दिया, गुलाम से मुक्त कर दिया, ऐसे में 1210 में इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। हुई थी। दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ता है इनका, और 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पे मृत्यु होती है, कैसे मृत्यु होती है? चौगान खेलते हुए। कौन सा भाई? चौगान खेलते हुए। इसे आधुनिक काल में हम पोलो कहते हैं, घोड़े पे सवार होकर के हॉकी खेलना, ये पोलो या चौगान कहा जाता है। अब एक प्रश्न और, जब मृत्यु हो गई तो इनका मकबरा कहां पे है भाई? तो इनका भाई साहब का जो मकबरा है वो लाहौर में है। अब लाहौर में मकबरा कैसे हो गया भाई? तो इसका भी उत्तर ये है कि क्योंकि इनके समय गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर में थी, और लाहौर में ही खेल खाल रहे थे चौगान पोलो, और घोड़े से गिर करके इनकी मृत्यु हो गई थी। चूंकि राजधानी लाहौर में थी, वहीं खेल कूद रहे थे, वहीं घोड़े से गिर गए, और वहीं पे इनका मकबरा, कहां पे? लाहौर में इनका मकबरा देखने को मिलता है। अब इसको देखने के बाद आगे थोड़ा सा एक बात और करेंगे यहां पे कि इसके दरबारी विद्वान कौन से लोग थे। दरबारी विद्वान, तो इनके दरबारी विद्वानों में 2 नाम विशेष रूप से देखने को मिलता है। एक हसन निजामी, याद करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हसन निजामी, और एक फक्र ए मुदाब्बिर। कौन सा भाई? फक्र ए मुदाब्बिर दूसरा नाम देखने को मिलेगा। हसन निजामी ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई थी? तो हसन निजामी ने जो पुस्तक लिखी हुई थी उसका नाम है ताजुल मासिर। कौन सा भाई? ताजुल मासिर नाम है। जबकि फक्र मुदाब्बिर के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई। एक नाम बहुत ही बड़ा है, आदाब उल हर्ब व सुजात, और एक दूसरा नाम है तारीख ए
मुबारिक शाही, तारीख है मुबारिक शाही, ये 2 पुस्तकें लिखी गई। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के समय काल में, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय काल में अगर कुछ स्थापत्य संबंधी कार्य देख लिया जाए, स्थापत्य संबंधी कार्य देख लिया जाए, तो यह भी बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में, किसके भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम के एक सूफी संत के सम्मान में 4 मंजिला, कितना भाई, 4 मंजिला कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कराया था, कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कराया था। लेकिन भाई साहब की मृत्यु हो गई तो इनके समय काल में पूरा हो नहीं पाया। इसके अलावा एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कि इन्होंने दिल्ली में ही कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना कराई हुई थी। कहां पे भाई, दिल्ली में, वही महरौली वाले क्षेत्र में। कहां पे ये, दिल्ली में है भाई, महरौली वाले क्षेत्र में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना कराई हुई थी। इसके अलावा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, नाम सुना होगा, ये झोपड़ा कहने के लिए 2.5 दिन में संभवतः बनकर के तैयार हुआ था। इस वजह से बहुत ज्यादा कारीगरी हुई नहीं होगी, तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। और इसी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में जो भी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बातें थी, वो सारा का सारा कुछ 15 मिनट में हमने फिनिश कर लिया। और इसके बाद अब अगले प्रश्न पे बात करेंगे, वापस आते हैं प्रश्न पे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो अब आपके लिए बहुत ही आसान होगा, किसी के लिए भी आराम शाह नहीं है, मोहम्मद गोरी नहीं है, इल्तुतमिश नहीं है, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बात करेंगे तीसरे प्रश्न पे। किस युद्ध में विजय के बाद इल्तुतमिश शासक बना था? जल्दी जल्दी बताते चले जाएंगे। किस युद्ध में विजय के बाद इल्तुतमिश शासक बना था? जल्दी जल्दी बताते चले जाए भाई। किस युद्ध में? मैं देख रहा हूं ललित कुमारी जी, अंशु खोकर जी, शिव, अंकित, सरिता, दुर्गा, निर्मल, सुरेश, अनिता, रत्निका, जल्दी जल्दी, पूर्णिमा, इंदु। प्रश्न है, किस युद्ध में विजय के बाद इल्तुतमिश शासक बना था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले मैं बताता हूं, आप सारे लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि किस युद्ध में विजय के बाद इल्तुतमिश शासक बना था। तो ये तराइन का युद्ध नहीं है, तराइन के 2 युद्ध हमने पहले देख लिए थे जो महत्वपूर्ण थे। जूद की लड़ाई, कौन सी भाई? जूद की लड़ाई कब हुई थी? 1211 में हुई थी जूद की लड़ाई। और इसी लड़ाई को जीतने के बाद इल्तुतमिश शासक बना हुआ था। पानीपत की लड़ाई हम बाद में बात करेंगे, जबकि चंदावर की लड़ाई की हम बात कर चुके हैं कल ही। अब थोड़ा सा बात कर रहा है इल्तुतमिश को लेकर के, समझने का प्रयास करेंगे। इल्तुतमिश की बात करते हैं, ध्यान देंगे। इल्तुतमिश को लेकर के कुछ बातें विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। इल्तुतमिश और इल्तुतमिश का जो समय काल शुरू होता है 1211 से लेकर के 1236 तक। इल्तुतमिश, पहली बात कि यह इल्बरी जाति का तुर्क था। पहली बात, इल्बरी जाति का तुर्क, ये महत्वपूर्ण है, इल्बरी तुर्क। दूसरी बात, जब शासक बन जाते हैं तो अपने आप को ये कहता है कि मैं शमसी वंश से संबंधित हूं। ये दोनों बातें याद करनी है, पहली बात। इसके अलावा इन्हें एक उपाधि प्राप्त है, जैसे लोग कहते हैं इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। इसे गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भाई साहब कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे या दास था। इस वजह से इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं
मोहम्मद गोरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम ये इल्तुतमिश भाई साहब हो गए। ऐसे में ऐबक का दास था, इसमें से गुलाम का गुलाम इसे कहा गया एक बात। और अब एक प्रश्न और बनता है यहाँ पे, ऐबक का दास था तो ऐबक ने इसे दास कहां बनाया, कहां खरीदा था? दिल्ली में खरीदा था। कहां पे भाई? दिल्ली में खरीदा था। कहां पे भाई? दिल्ली में खरीदा था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और इसे दिल्ली में खरीदा था और इसे कौन से एक पद पे आसीन किया हुआ था? तो ऐबक ने इसे सर ए जहांदार बनाया हुआ था। क्या बनाया हुआ था? सर ए जहांदार बनाया हुआ था। अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक की निजी सुरक्षा में जो सैनिक लगे हुए थे, उन सैनिकों का, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के निजी सुरक्षा से जुड़े हुए सैनिकों का मुखिया कौन था, उस पद को सर ए जहांदार कहा जाता है। तो सर ए जहांदार इसे बनाया हुआ था किसने भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बात आगे करेंगे। 1205 में आपको बताया हुआ था कि 1205 में दोबारा से तिबारा से मोहम्मद गोरी भारत की ओर आता है खोखर जाति के विरुद्ध एक युद्ध लड़ने के लिए। आते जाते चूंकि उन्होंने परेशान किया हुआ था, तो ऐसे में 1205-6 की बात है, मोहम्मद गोरी के साथ इल्तुतमिश खोखरों के विरुद्ध युद्ध में शामिल था। खोखरों के विरुद्ध युद्ध में शामिल था और गोरी ने इनकी बहादुरी देखी और गोरी ने इसके बाद अपने गुलाम किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि आप इसे मुक्त कर दें। तो मोहम्मद गोरी के आदेश के बाद उनके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुलाम इल्तुतमिश को, किसको भाई? इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दिया। तो कब वाली घड़ी थी ये? खोखरों के विरुद्ध युद्ध के बाद ही इसे दासता से मुक्त किया गया था। और जब दासता से मुक्त कर दिया तो कौन सी एक उपाधि मिली? यह भी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है और आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। अमीर उल उमरा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इन्हें दासता से मुक्त कर दिया तो अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। कौन सी भाई? अमीर उल उमरा की उपाधि दी हुई थी। अब बात करेंगे इसके समय काल में, इल्तुतमिश के समय काल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसी हुई जिसकी वजह से इल्तुतमिश बहुत ज्यादा जाना जाता है। लेकिन हमारा प्रश्न था कि कौन से युद्ध में जीत हासिल करने के बाद। तो हुआ ये कि जब ये दासता से मुक्त हो गए तो ऐबक ने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी एक पुत्री, नाम ध्यान में नहीं है इनका, अपनी एक पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया था? इल्तुतमिश के साथ कर दिया था। और इल्तुतमिश को कहां का गवर्नर बना दिया? बदायूं का गवर्नर बना दिया। कहां का भाई? बदायूं का गवर्नर बना दिया। और जब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो ऐसे में जो लाहौर के तुर्क अमीर थे, कहां के भाई? लाहौर के जो तुर्क अमीर थे, अमीर क्या होता है वो भी बता देते हैं। तुर्क अमीरों ने क्या किया? इसके पुत्र जिसका नाम था आराम शाह। कौन भाई? आराम शाह को सुल्तान घोषित किया, सुल्तान बनाया आराम शाह को। और जब तुर्क अमीरों ने इसके पुत्र आराम शाह को शासक बनाया, घोषित किया, ऐसे में जो दिल्ली के
तुर्क अमीर लोग थे, उन्होंने बदायूं संदेश भिजवाया कि भाई ये बड़ा ही नालायक किस्म का है और बड़ी मुश्किल से हमने दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश की शुरुआत की हुई है, इतने बड़े क्षेत्र पे अपना कब्जा किया हुआ है और कोई भी इन जैसा व्यक्ति अगर सुल्तान बन जाएगा तो सारा किया कराया पानी फिर जाएगा। ऐसे में जब दिल्ली के तुर्क अमीरों का निमंत्रण मिला तो बदायूं से इल्तुतमिश दिल्ली आता है और दिल्ली के नजदीक ही कहां पे भाई 1211 में जूद की लड़ाई में, जूद एक स्थान है, जूद की लड़ाई में 1211 में आराम शाह को हराया। किसने भाई? इल्तुतमिश ने। और उसके बाद जब आराम शाह हार गए उसके बाद अगला सुल्तान इल्तुतमिश घोषित होता है। अब इल्तुतमिश के संदर्भ में कुछ बात करते हैं। इल्तुतमिश के समय की प्रमुख घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इल्तुतमिश के समय की प्रमुख घटनाएं ध्यान देंगे, बारी बारी से पॉइंट फॉर्म में देख लेते हैं इसको। इल्तुतमिश ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया कि इसने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की। इक्ता व्यवस्था की संगठित शुरुआत की, अर्थात इसे संगठित इक्ता व्यवस्था को संगठित किया। अब ये इक्ता व्यवस्था है क्या, उम्मीद करता हूं जानते होंगे। पहले तो ये समझें कि इक्ता एक अरबी भाषा का शब्द है और इक्ता का अर्थ है भूमि का टुकड़ा। अब ये अगर दिल्ली सल्तनत है, ये दिल्ली सल्तनत है पूरा और यहां पे ये दिल्ली है, केंद्र है, तो संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के राज्य को छोटे बड़े भूखंड में बांट दिया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के समस्त भूखंड को, जो विशेष रूप से दूर दराज के एरिया थे, जो दिल्ली तथा आसपास के एरिया थे, इसे कोई भी सुल्तान अपने पास रखता था और इस वाले एरिया को जो सीधे सुल्तान के नियंत्रण में होती थी इसे कहा जाता था खालिसा भूमि। खालिसा भूमि होता क्या था? सुल्तान के नियंत्रण में सीधे होती थी। और ये जो सारी ये छोटे छोटे दिल्ली से दूरस्थ क्षेत्रों के जो एरिया होते थे इन्हें ही इक्ता कहा जाता था। और ये लोग जिम्मेदार किसके प्रति होते थे? दिल्ली के प्रति होते थे, सुल्तान के प्रति जिम्मेदार होते थे। अब इक्ता ये भूमि का टुकड़ा हो गया। अब मान लीजिए कि यहां पे जो भी इक्तादार है या गवर्नर है, इस क्षेत्र से इस इक्तादार को मान लीजिए 100 रुपए की भू राजस्व के रूप में आय हो रही है। और जब ये 100 रुपए के रूप में भू राजस्व यहां से प्राप्त हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि इस क्षेत्र में ये अकेले हैं, इस इक्ता में अकेले हैं काम करने वाले। इनके अंतर्गत बहुत सारे कर्मचारी होंगे, बहुत सारे अधिकारी भी होंगे। अब उन कर्मचारियों का, उन अधिकारियों का और स्वयं इक्तादार का कुल खर्च होता है 90 रुपए का। बचा कितना भाई? 100 रुपए कुल आय हो रही है और खर्च कितना हो रहा है? कुल 90 रुपए खर्च हो रहा है। कितना शेष बचा? 10 रुपए शेष बचा। इस 10 रुपए जो शेष बचा, इसी 10 रुपए को क्या कहा जाता था? इसी 10 रुपए को फवाजिल कहा जाता था। और ये 10 रुपए जो फवाजिल होता था कोई भी इक्तादार सीधे दिल्ली सुल्तान के पास भेज दिया करता था। तो फवाजिल क्या होता है? तो फवाजिल जो किसी इक्ता भूमि से, इक्ता क्षेत्र से जो शेष बची हुई राशि होती थी जिसे इक्तादार दिल्ली भेज दिया करता था उसे ही फवाजिल कहा करता था। फवाजिल को लेकर के एक ऐसे प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, कौन सा दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था जिसने फवाजिल
लेने पर रोक लगा दिया था, तो आप सारे लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि लोदी काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुल्तान हुआ सिकंदर लोदी, जिसने फवाजिल, जब ये सुल्तान बन गया, फवाजिल लेने पर रोक लगा दिया, अर्थात जो भी पैसा है बच भी रहा है तो आप एक अपने इक्ता में ही रखे रहिए, इक्तादार साहब हमें भेजने की जरूरत नहीं है। तो इक्ता व्यवस्था की संगठित शुरुआत किया गया इनके द्वारा, और इक्ता व्यवस्था की संगठित शुरुआत सिर्फ नहीं की गई बल्कि अब दिल्ली सल्तनत के या राजा के शासक के सुरक्षा की भी जिम्मेदारी कुछ अलग से उठानी है। ऐसे में 40 तुर्की विश्वसनीय सरदारों का एक गुट बनाया, जिसे चालीसा दल कहा जाता है या तुर्क ए चिहलगानी कहा जाता है। चालीसा दल या तुर्की 40 महत्वपूर्ण सरदारों का समूह किसने बनाया हुआ था? तो ये बनाया हुआ था इल्तुतमिश ने। बाद में बलबन आगे चल करके इस चालीसा दल को भंग कर देगा, लेकिन चालीसा दल की शुरुआत किसके द्वारा हो रही है? इल्तुतमिश के द्वारा हो रही है। इसके अलावा इन्होंने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए हुए थे। कौन कौन सा भाई? एक सिक्का है टंका। कौन सा भाई? टंका। किसका था? चांदी का बना हुआ था। और एक था जीतल। किसका बना हुआ था? तांबा का बना हुआ था। और ये 2 सिक्के टंका और जीतल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज तक सारी परीक्षाओं में कभी न कभी ये पूछा ही गया है। न सिर्फ चांदी का टंका और जीतल चलाया, बल्कि इसके अलावा भी एक इन्होंने न्याय की जंजीर स्थापित कराई हुई थी। कोई भी इस जंजीर को खन खन करते हुए अपनी न्याय राजा से, इल्तुतमिश से मांग सकता था, करवा सकता था। कोई भी अगर फरियादी है, किसी प्रकार की समस्या में उलझा हुआ है, इस न्याय की जंजीर को बजाए और सुल्तान तक अपनी बात पहुंचा करके न्याय हासिल कर सकता था। न सिर्फ न्याय की जंजीर, बल्कि एक और महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को नहीं पता होगी, इसके समय काल में अवध क्षेत्र में, कहां पे भाई? अवध क्षेत्र में एक विद्रोह हुआ था। और यह विद्रोह किसके द्वारा हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? पृथु के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? पृथु नाम का एक व्यक्ति, पृथु के नेतृत्व में अवध क्षेत्र में इसके समय काल में विद्रोह हुआ था। इसके अलावा कुछ और बातें 1221 की बात है। 1221 की बात है। 1221 में क्या हो गया भाई? मंगोल नेता कौन? चंगेज खां। कौन सा भाई? चंगेज खां, जिसे तेमुजीन भी कहा जाता है। चंगेज खां कब? 1221 में। कहां तक चला आया था? सिंधु नदी तक चला आया था। कहां तक भाई? सिंधु नदी तक चला आया था। क्यों आया था चंगेज खां सिंधु नदी तक? किसी का पीछा करते हुए आया था, जो ख्वारिज्म राज्य का, ख्वारिज्म अर्थात ईरान अफगानिस्तान की सीमा, ख्वारिज्म राज्य का जो राजकुमार था, जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। कौन भाई? जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए कहां तक चला आया था? पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ गया था। ध्यान से समझेंगे, सिंधु नदी पार नहीं किया, अर्थात दिल्ली सल्तनत पे मंगोल नेता चंगेज खां का आक्रमण नहीं होता है। 2 साल तक सिंधु नदी के उस पार ही अपना डेरा डंडा डाले हुए था, लेकिन दिल्ली सल्तनत पे अटैक नहीं किया। जब जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी मंगोल नेता चंगेज खां के विरुद्ध, इल्तुतमिश माहौल समझ रहा था कि अभी दिल्ली सल्तनत या ये राजवंश अभी नया नया बना हुआ है, और अभी शुरुआत में ही हम अगर
किसी का विरोध लेने का प्रयास करेंगे तो इस साम्राज्य के लिए, राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इन्होंने, इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को साफ मना कर दिया कि माफ करेगा, हम आपकी मदद करने की स्थिति में नहीं है। जब जलालुद्दीन मंगबरनी भारतीय या दिल्ली सल्तनत की सीमा से बाहर निकल गया, तब सिंधु नदी से चंगेज खां वापस चला गया था, इस तरफ नहीं आया था। इसके अलावा इल्तुतमिश के समय काल में बंगाल की बात करते हैं। एक बार यूपीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ है 3-4 साल पहले। बंगाल क्षेत्र में आप जानते हैं इस बात को, मोहम्मद गोरी का एक जो दास था बख्तियार खिलजी, उसने बिहार बंगाल क्षेत्र को जीता हुआ था और लखनऊ को राजधानी बनाया हुआ था। लेकिन बाद में चल करके ये हुआ कि यहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था हिसामुद्दीन या हिसामुद्दीन इवाज। क्या नाम था भाई? हिसामुद्दीन इवाज ने जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया। और जब प्रयास किया तो ऐसे में इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन इवाज को परास्त किया। किसने भाई? इल्तुतमिश ने इन्हें परास्त किया। और परास्त करने के बाद मलिक जानी, कौन भाई? मलिक जानी को वहां का गवर्नर बना दिया, सूबेदार बना दिया। तो इसका मतलब क्या है? एक दिल्ली सल्तनत में बंगाल क्षेत्र का प्रथम इक्तादार या सूबेदार कौन बना या गवर्नर कौन बना? तो मलिक जानी का नाम याद कर लेंगे। मलिक जानी ही बंगाल क्षेत्र का प्रथम सूबेदार घोषित हुआ। लेकिन समस्या ये रही कि हिसामुद्दीन मरा नहीं था, इवाज मरा नहीं था, परास्त हुआ था। मौका देखा इवाज ने, और मौका देखकर बाद में, कुछ समय बाद में इवाज ने क्या किया? हिसामुद्दीन इवाज ने मलिक जानी की हत्या कर दी। किसकी भाई? मलिक जानी की हत्या कर दी। जब मलिक जानी की हत्या कर दी, ऐसे में 1226 की बात है। 1226 में इल्तुतमिश के एक पुत्र जिसका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, नासिरुद्दीन महमूद ने क्या किया? इवाज की हत्या की और राजधानी लखनौती पर अधिकार कर लिया। लखनौती पर इल्तुतमिश के समय काल में किसने अधिकार किया? उसके पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने अधिकार कर लिया। और जब अधिकार हो गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसे में अचानक से 1229 का समय काल आया और 1229 में भाई 1229 में इल्तुतमिश का ये जो बेटा था ना, नासिरुद्दीन महमूद, असामयिक मृत्यु हो जाती है। किसकी भाई? पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। और इस बात से बड़ा ही दुखी होता है कौन? इल्तुतमिश बड़ा ही दुखी होता है। और नासिरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश का बेटा था, इसकी स्मृति में ही सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया गया। किसकी स्मृति में? सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया गया। सुल्तानगढ़ी अर्थात दिल्ली के आसपास का ये एरिया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इस पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के ही स्मृति में बनाया गया था। और ध्यान से समझेंगे इस बात को कि दिल्ली सल्तनत में बनने वाला प्रथम मकबरा, दिल्ली सल्तनत में बनने वाला प्रथम मकबरा किसे कहा जाता है? सुल्तानगढ़ी के मकबरे को ही भारत में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बना हुआ प्रथम मकबरा के तौर पे जाना जाता है। 1229 पे पहुंच गए हैं तो 1229 में एक और महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है। 1229 में कौन सी भाई? 1229 में इल्तुतमिश ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। कौन सा भाई? इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने किसी खलीफा से, दिल्ली सल्तनत में कौन सा एक प्रथम सुल्तान था जिसने सीधे खलीफा से शासन करने की स्वीकृति हासिल की हुई थी? तो उसका उत्तर है इल्तुतमिश। 1229 में इल्तुतमिश ने बगदाद में इस समय खलीफा रखते थे। कौन सा राजवंश था खलीफाओं का? बगदाद में अब्बासी खलीफा, अब्बासी खिलाफत चल रही थी। और इसी का जो खलीफा था उसका नाम है अल मुंतसिर।
अल मुंतसिर बिल्लाह, नाम याद करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अल मुंतसिर बिल्लाह से इल्तुतमिश ने सनद हासिल किया हुआ था। सनद का मतलब सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ था, अर्थात इन्होंने शासन की स्वीकृति प्राप्त की हुई थी। किस खलीफा से? अल मुंतसिर बिल्लाह से शासन की स्वीकृति प्राप्त की हुई थी। और जब शासन की स्वीकृति प्राप्त हुई तो एक बात समझने की है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किससे कराया? गौर के एक मोहम्मद गोरी के वंशज से कराया, महमूद से कराया। लेकिन इल्तुतमिश ने सीधे किसी गौर के शासक से सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया, अपने शासन की वैधता को स्वीकृत कराया सीधे खलीफा से। और जब ऐसा हुआ तो एक और प्रश्न निकल करके आता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वास्तविक संस्थापक कौन था, या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? एक और प्रश्न बनता है, क्योंकि सीधे खलीफा से शासन की स्वीकृति हासिल किया था इल्तुतमिश ने, और जब सीधे खलीफा से शासन की स्वीकृति हासिल कर लिया, इसका मतलब अब गौर से, गजनी से दिल्ली सल्तनत का कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब दिल्ली सल्तनत क्या हो गया? यहां पे दिल्ली सल्तनत जैसे ही खलीफा से यहां पे शासन की स्वीकृति ली जाती है, दिल्ली सल्तनत एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में अवतरित होता है। और दिल्ली सल्तनत के इस स्वतंत्र और संप्रभु राज्य का प्रथम वैधानिक कौन सा भाई? प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन बना? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश साहब ही बन रहे हैं। और एक तीसरी बात यहां पे देखने को मिलती है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी दिल्ली सल्तनत की कहां पे थी? लाहौर में थी। लेकिन इल्तुतमिश ने उस राजधानी का परिवर्तन कर दिया और दिल्ली को राजधानी बना दिया। अर्थात इनके समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहां पे थी? दिल्ली में थी। और ये रीजन रहे हैं जिसकी वजह से एक प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का इल्तुतमिश को ही कहा जाएगा। क्यों भाई, बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। 1229 के बाद अगली महत्वपूर्ण बात यह होती है, 1231-32 की बात है। 1231-32 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर की विजय किया। ग्वालियर की विजय हुई और ग्वालियर का इस समय जो राजा था ना, उसका नाम था मंगलदेव। कौन सा भाई? मंगलदेव राजा था ग्वालियर का। और ग्वालियर विजय के बाद क्या हुआ? ग्वालियर विजय के बाद ही इल्तुतमिश ने क्या किया? अपनी एक पुत्री जिसका नाम था रजिया का नाम अपने साथ सिक्कों पर लिखाया था। सिक्कों पर नाम लिखाया था। न सिर्फ सिक्कों पर नाम लिखाया, बल्कि यह भी बताया कि मेरा वास्तविक उत्तराधिकारी, योग्य उत्तराधिकारी कोई पुत्र नहीं है। जो एक पुत्र था वो डेथ कर गया, मृत्यु कर गया। अब मेरी पुत्री ही मेरी उत्तराधिकारी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये मेरे पुत्रों की तुलना में ज्यादा सामर्थ्यवान है और दिल्ली सल्तनत की बागडोर मेरे बाद कोई संभालेगा तो वो रजिया सुल्तान संभालेगी। 1231-32 में ये कुछ बातें हुई। और इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है कि ग्वालियर विजय के दौरान ही इल्तुतमिश के सैनिकों ने एक महत्वपूर्ण मंदिर को, सैनिकों ने क्या किया? एक महत्वपूर्ण मंदिर जिसका नाम है महाकाल मंदिर। कौन सा भाई मंदिर है ये? महाकाल मंदिर। कहां का ये मंदिर है? उज्जैन का महाकाल मंदिर। उज्जैन के महाकाल मंदिरों को तोड़ा गया था किसके द्वारा? सैनिकों के द्वारा। किसके सैनिक? इल्तुतमिश के समय काल में कौन से एक मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया था? तो इल्तुतमिश के समय काल में उज्जैन के महाकाल मंदिर को ही ध्वस्त किया गया था। आगे बात करेंगे। 1300
1331 के बाद 1336 का समय आता है। कौन सा भाई? 1336 का समय आता है। अब इनकी मृत्यु कराना जरूरी है, बातें बहुत सारी हो गई हैं। इनकी मृत्यु हो गई 1236 में इनकी मृत्यु होगी इल्तुतमिश साहब की। कैसे होती है? क्योंकि इनका अंतिम जो अभियान था, इल्तुतमिश का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? बामियान क्षेत्र। कौन सा भाई? अफगानिस्तान से सटा हुआ क्षेत्र है बामियान क्षेत्र। बामियान क्षेत्र में खोखरों के विरुद्ध था। अंतिम अभियान इनका किसके विरुद्ध था? खोखरों के विरुद्ध था। कौन से क्षेत्र में? बामियान क्षेत्र में। और इसी दौरान तबीयत भाई साहब की खराब हुई, कोरोना फैल गया जैसे यहाँ पे, तबीयत खराब हुई। जब तबीयत खराब हुई, बुखार उखार हो गया, डर इनको लगा कहीं कोरोना तो नहीं पकड़ लिया। ऐसे में अपने घर में क्वारंटाइन होने के लिए आते हैं, होम क्वारंटाइन। कहां पे आते हैं? दिल्ली में आते हैं। और बच नहीं पाए, हॉस्पिटल गए होते तो बात बदल गई होती, लेकिन होम क्वारंटाइन में ही भाई साहब के मृत्यु हो गई। तो ये 1236 में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनको लेकर के एक दो तीन बातें और अलग से देखने को मिलती हैं। जैसे इनका दरबारी कौन था, या इनके समय विद्वान कौन था जिन्हें संरक्षण प्राप्त था? तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम देखने को मिलता है। कौन सा भाई? मिन्हाज उस सिराज। कौन सा भाई? मिन्हाज उस सिराज देखने को मिलता है। और एक और नाम मलिक ताजुद्दीन। दो नाम देखने को मिलते हैं। ये दूसरा वाला उतना पॉपुलर नहीं है, मलिक ताजुद्दीन उतना पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर कौन है? मिन्हाज उस सिराज, जिसके द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई। कौन सी वो पुस्तक थी महत्वपूर्ण? जिसका नाम है तबकात ए नासिरी। कौन सा भाई? तबकात ए नासिरी नाम है इसकी पुस्तक का। इसके अलावा कुछ प्रमुख सूफी संत थे जिसके साथ इल्तुतमिश का घनिष्ठ संबंध था। इन सूफी संतों में एक नाम आएगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नाम सुन लिया है पहले ही। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, चाची नहीं है, सीधे सीधे काकी है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे जिनका इल्तुतमिश के साथ घनिष्ठ संबंध था। एक और नाम हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी एक दूसरा नाम है सूफी संत का, नागौरी, जिनका इल्तुतमिश के साथ घनिष्ठ संबंध था। एक और नाम देखने को मिलता है जलालुद्दीन तबरीजी। कौन सा भाई? जलालुद्दीन तबरीजी के साथ भी इनका घनिष्ठ संबंध था। एक और नाम देखने को मिलेगा बहाउद्दीन जकारिया। कौन सा भाई? बहाउद्दीन जकारिया देखने को मिलेगा। बहाउद्दीन जकारिया के सौभाग्य से ही या उनके सहयोग से ही मुल्तान को जीतने में मदद मिला हुआ था इल्तुतमिश को। एक बार यही प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछ लिया गया था। कौन से एक सूफी संत के सहयोग से इल्तुतमिश ने मुल्तान को जीता हुआ था? बहाउद्दीन जकारिया के सहयोग से ही जीता हुआ था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सहयोग से ही बदायूं में शमसी तालाब का निर्माण करा पाया था। शमसी तालाब का निर्माण किसके सहयोग से करा पाया था? इल्तुतमिश बख्तियार काकी के सहयोग से ही यह काम संभव हो पाया था। एक और चलते चलते बात देखने को मिलती है यहाँ पे। इसके समय कौन से महत्वपूर्ण स्थापत्य कार्य हुए थे भाई? तो महत्वपूर्ण स्थापत्य कार्य में पहला नाम आएगा कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया था? तो कुतुब मीनार को पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। एक बात। दूसरी बात, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसके समय बना हुआ था? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश के समय काल में ही बना हुआ था। तीसरी बात, नागौर में अतारकिन का दरवाजा किसके समय काल में बना हुआ था? कहां पे भाई? नागौर में अतारकिन का दरवाजा इल्तुतमिश के समय काल में ही। चौथी बात, शमसी तालाब का निर्माण किसने कराया हुआ था? शमसी ईदगाह का निर्माण किसने कराया हुआ था? इसके अलावा गंधक की बावली का निर्माण किसने कराया हुआ था दिल्ली में? ये सारे स्थापत्य कार्य हैं महत्वपूर्ण इल्तुतमिश के समय काल के। उम्मीद करता हूं बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। सारा कुछ आपके लिए ही है।
ये पूरा का पूरा शरीर आपके लिए ही है। जब तक ये शरीर जीवित रहेगा तब तक ये शरीर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही काम करता रहेगा। ये जो आपके सामने शेखर पांडे खड़े हैं ना, वो बिल्कुल अपनी बातों में, अपने कर्तव्य में पूरी तरह से ईमानदार हैं और आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं कभी भी कि जब तक ये व्यक्ति खड़ा है आपके सामने, आपके साथ, कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने आप में ही इतना पूर्ण हूं कि आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, इतना सामर्थ्यवान हूं हर प्रकार से कि आपको आपके मंजिल तक बहुत ही आसानी से पहुंचा सकता हूं। कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता एक बात की है कि आपको स्वयं ईमानदार होना पड़ेगा। दोस्ती तभी हो पाएगी, मित्रता तभी हो पाएगी, आगे हम एक नाव की सवारी तभी कर पाएंगे जब आप भी ईमानदार हो, मैं भी ईमानदार हूं, तब जा करके ये बात बनेगी। तो प्रश्न पे आ जाते हैं, फटाफट देख लेते हैं किस युद्ध में विजय के बाद इल्तुतमिश शासक बना हुआ था। तो आपका उत्तर होना चाहिए जूद की लड़ाई। अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, फटाफट आंसर करते चले जाएंगे। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, या आराम शाह था, या मोहम्मद गोरी था, या इल्तुतमिश था? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भाई इल्तुतमिश था। आपको बता दिया बहुत बढ़िया से। पांचवा प्रश्न पे बात करेंगे कि पांचवा प्रश्न है, सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहां का गवर्नर था? तो सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश क्या हांसी का गवर्नर था? नहीं भाई, हांसी तो भेजा गया था बलबन को। बलबन से संबंधित है हांसी। दीपालपुर किससे संबंधित है? इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। मुल्तान किससे संबंधित है? किसी से नहीं। किससे संबंधित है? खिज्र खां से संबंधित है भाई। किससे भाई? खिज्र खां से संबंधित है। और बदायूं किससे संबंधित है? बदायूं ही इल्तुतमिश से संबंधित है। आगे बात करेंगे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था को किसने संगठित किया था? दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था को किसने संगठित किया हुआ था? क्या ये कुतुबुद्दीन ऐबक है? नहीं भैया, इनसे मतलब नहीं था। मोहम्मद गोरी ने संगठित नहीं किया। मोहम्मद गोरी अपने साथ सीख करके लाया हुआ था, थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है, इक्ता व्यवस्था को दिल्ली सल्तनत में किसने संगठित किया था? मोहम्मद गोरी से तो दिल्ली सल्तनत का भैया कोई भी मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद गोरी से कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद गोरी साहब तो पहले ही निपट चुके थे, इनको तो पता भी नहीं था कि दिल्ली सल्तनत कुछ बनने वाला है। और इक्ता व्यवस्था को संगठित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, बलबन को भी नहीं जाता है। तो बिल्कुल सामान्य सा उत्तर हो गया आपका छठे का सी। सातवां प्रश्न, चालीसा दल। चालीसा दल अर्थात तुर्क ए चिहलगानी का गठन किसने किया हुआ था? तो चालीसा दल अर्थात तुर्क ए चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने ही किया हुआ था। किसने भाई? इल्तुतमिश ने ही किया हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया था, बलबन ने किया था, और मोहम्मद गोरी ने भी नहीं किया हुआ था। आठवां प्रश्न, इल्तुतमिश ने कौन से दो सिक्के चलाए थे? इल्तुतमिश ने कौन से? फटाफट आंसर करते चले जाएं। सारी बातें हमने बहुत अच्छे से डिटेल में देख लिया है। इल्तुतमिश ने कौन से दो नए सिक्के चलाए थे जिन पर टकसाल का नाम, ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश ने दो नए सिक्के चलाए थे। आपको बता दिया कौन सा है। ये वही सिक्के थे जिन पर टकसाल का नाम लिखा होता था। किस लिपि में लिखा होता था? अरबी लिपि में होता था। अर्थात दिल्ली सल्तनत का कौन सा एक सुल्तान था जिसने न सिर्फ सिक्के चलाए बल्कि सिक्कों पर कहां वो सिक्का ढाला जाता था, निर्मित होता था, उस टकसाल का नाम और उस पर लेख लिखवाने की भी शुरुआत अरबी भाषा में, शुद्ध अरबी लिपि का प्रयोग करते हुए। तो इल्तुतमिश इन प्रश्नों का उत्तर बनता है। और आपके सामने जो ऑप्शंस है वहां पे टंका और जीतल, कौन सा भाई? टंका और जीतल, ये सी उत्तर सही है। टंका और जीतल, चांदी का टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए दो महत्वपूर्ण सिक्के थे। दिरहम की अगर बात कर लिया जाए
तो दिरहम नाम का सिक्का सिंध क्षेत्र में किसके द्वारा? अरबों के द्वारा चलाया गया था, आपको पहले ही बताया है। टंका की बात हो गई। ससगनी की अगर बात किया जाए तो ससगनी नाम का सिक्का फिरोज शाह तुगलक ने चलाया हुआ था दिल्ली सल्तनत में। और अगर दिनार की बात किया जाए तो दिल्ली सल्तनत में दिनार नाम का सिक्का किसके समय काल में चला गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में चलाया गया था। दिनार किस धातु का बना हुआ था? स्वर्ण धातु का, सोने का बना हुआ था। जबकि ससगनी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया सिक्का था, चांदी का बना हुआ था। और अद्धा और अगर बिख की बात किया जाए तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही कौन से धातु की? तो ये मिश्रित धातु थी। कौन सी धातु थी? मिश्रित धातु थी। मिश्रित में कौन कौन से दो थे? एक चांदी था और एक तांबा था। ये दो धातुओं के मिश्रण से अद्धा और बिख फिरोज शाह तुगलक के समय काल में ये सिक्के जारी किए गए। उम्मीद करता हूं बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। आगे बात करेंगे 9वें प्रश्न पे, एक दो प्रश्न और। 1221 में मंगोल चंगेज खां इल्तुतमिश के समय किस नदी तक आ पहुंचा था? 1221 में कब की बात है? 1221 में मंगोल चंगेज खां इल्तुतमिश के समय किस नदी तक आ पहुंचा था? जल्दी से बताएंगे 9वें प्रश्न का उत्तर भाई। 9वां प्रश्न आपके सामने है। 1221 में मंगोल चंगेज खां इल्तुतमिश के समय किस नदी तक आ पहुंचा था? क्या ये सतलज नदी है, रावी है, सिंधु है या चिनाब है? कौन सी है भाई? तो 9वें का आप सही आ रहे हैं, बिल्कुल सारे के सारे लोग सही आ रहे हैं। 9वें का सही उत्तर है बिल्कुल भाई, सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। तो ये कुल आज 9 प्रश्नों के माध्यम से कोशिश किया कि पूरा का पूरा इल्तुतमिश तक आपको सारा का सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करता चला जाऊं। जो भी लोग पहले से